अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना बजट यूपी की असेंबली में प्रस्तुत कर दिया है। क्या प्रावधान किए गए हैं इस बजट में और क्या खास बातें हैं, आज डिबेट में इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। 8 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया है। भारत के किसी भी राज्य की तुलना में अब तक का ये प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा बजट है। इस आकार का बजट भारत के किसी राज्य की, किसी विधानसभा की, किसी सरकार ने अब तक प्रस्तुत नहीं किया जो आज प्रस्तुत किया गया। 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ का बजट क्या है इस बजट में और पिछले बजट में क्या हुआ था। पिछले बजट और इस बजट की तुलना में क्या हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हैं और इस बजट में क्या खास प्रावधान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किए हैं और ये बजट इस बार खास क्यों है। इस बजट में ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसे दूसरे बजट की तुलना में बेहतर बताता है। बहनों भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो एक खास प्रावधान इस बजट में किया गया है वो है जो मौजूदा एक्सप्रेसवे हैं उनको नए एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ने की। ये एक शानदार पहल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस को गंगा एक्सप्रेसवे से, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस को गंगा एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेस से, और इस कनेक्टिविटी को मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक कर देते हैं और प्रयागराज तक जो जाकर गंगा एक्सप्रेसवे खत्म होता है, अगर वो विंध्य की तरफ से घूमते हुए वाराणसी आता है, निश्चित तौर पर हम एक बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी प्रदेश को दे पाएंगे। ये एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, हम अपनी रोड कनेक्टिविटी को उतना बेहतर करेंगे। जितना अच्छा हमारी रोड कनेक्टिविटी होगी, फास्ट होगी, हमारी इकोनॉमी उतनी ही फ्लोरिश करेगी, उतनी ही समृद्ध होगी। ये एक अच्छी पहल है। इस बजट में पहली बार एजुकेशन पर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। यूपी की सरकार अपने बजट का 13% के आसपास शिक्षा पे खर्च करने जा रही है। ये भी एक अच्छी पहल है, बशर्ते इसका हम समुचित और सही इस्तेमाल करके गांव गरीब के बच्चों को एजुकेशन दे पाएँ, उनको अच्छी तालीम दे पाएँ और उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने में उनकी सहायता लें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत से तो राज्यों का बजट, तकरीबन 10 राज्यों का बजट इसी आकार में आ जाएगा जो यूपी का केवल एजुकेशन का बजट है। उत्तर प्रदेश का आकार, इसकी इकोनॉमी की साइज, ये इसको बहुत बड़ी ताकत देती है। यूपी में एजुकेशन, सिंचाई, हेल्थ पर बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, पीडब्ल्यूडी को रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। अब जिम्मेदारी सबसे बड़ी यह है कि पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन उसे अधिकारी खर्च नहीं करते हैं और मिनिस्टर्स उस पर नज़र नहीं रख पाते हैं। तो बजट यूटिलाइजेशन उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इस पर भी खुली चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में कि इस आकार के बजट को प्रस्तुत करना डिफरेंट है। बीजेपी सरकार हो और धर्म सनातन की चर्चा ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने इसको सनातन का बजट करार दिया है। सनातन का बजट तो क्या है सनातन के बजट में? अयोध्या और उसके टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़, 150 करोड़। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए वृंदावन में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। बाकी भी 100 करोड़ रुपए अन्य जगहों के लिए प्रावधान किए गए, जिसमें नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र और चित्रकूट के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ का प्रोविजन किया गया है इस बजट में। विपक्ष इस पूरे बजट को ढोल में पोल बता रहा है, कह रहा है इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष इस बात पर भी जोर दे रहा है कि जो पिछला बजट है वो 60% भी उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाई, जो 7 लाख करोड़ का टारगेट। तो बजट यूटिलाइजेशन भी एक चैलेंजिंग इशू है, जैसा मैंने डिबेट में कहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सब ने इस बजट को खारिज किया है और ये कहा है कि ये बजट आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लोगों को निराश करता है। आप आज के कुछ स्टेटमेंट सुन लें, घोषणाएं सुने,
फिर आज हम एक्सपर्ट पैनल और पॉलिटिकल प्रवक्ताओं के साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है और 2025-26 का जो बजट है यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। इस बजट का झोला खाली है। प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा? बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। ये 8 लाख करोड़ बजट इस साल अधिक लाए हैं, लेकिन 24-25 में अनुपूरक अगर जोड़ दिया जाए ये बजट 1,18,0587,28 लाख कम है। इस बजट से प्रदेश की जनता को नया कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं और बजट पर की गई मेरी पिछले 18 सालों की हर डिबेट का हिस्सा रहे हैं, तो इस बार भी वो मौजूद हैं। और उनके खास मित्र सिद्धार्थ कलहंस को भी मैंने आमंत्रित किया है, क्योंकि इनके बिना भी कोई डिबेट अधूरी रहती है अगर बजट के मामले में। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमें इकोनॉमिक्स समझाएगा, जो हमें अर्थशास्त्र समझाते हैं। और ख़ास बात यह है कि दोनों की बड़ी कंट्रास्ट ओपिनियन रहती है। आगे आज आपको जैसे बड़ी बोझिल हो जाती हैं डिबेट्स अर्थव्यवस्था पे करने पे, पर अगर ये दोनों महानुभाव हैं तो डिबेट निश्चित इंटरेस्टिंग होगी, मुझे पूरा यकीन है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष हिंदवी जाने माने बुद्धिजीवी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये सनातन बजट क्या होता है भाई अवस्थी जी? देखिए, यह लोक मंगलकारी बजट है और मुख्यमंत्री जी ने इसको सनातन संस्कृति को समर्पित बजट बताया है। क्योंकि ब्रजेश जी इको हो रहा है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप कंटिन्यू रहें। हाँ, मेरा इतना स्पष्ट रूप से कहना है, यह बजट किसान, युवाओं, महिला और गरीबों के उत्थान को समर्पित है। साथ ही यह बजट विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसके लिए एक ये मील का पत्थर बनेगा। बहुत बड़ा बजट है। 8,08,736 लाख करोड़ का जो है बजट है, 8 लाख। और यह देश का सबसे बड़ा बजट हुआ है हमारे प्रदेश में। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं ब्रजेश जी, जिसका वर्णन करना आपके चैनल में ज़रूरी है। और आपने भी कुछ चीज़ों का वर्णन किया है। जो सनातन संस्कृति की आपने बात करी है, तो हमने जितने भी आध्यात्मिक कॉरिडोर्स हैं, चाहे वृंदावन में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे काशी में हो, या अन्य नगरों में हो, जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनको विकसित करने का एक बड़ा प्लान बनाया है। इसलिए हमने इसको सनातन संस्कृति को समर्पित बजट बताया है। अभी महाकुंभ चल रहा है। 55 लाख करोड़ से अधिक व्यक्ति यहाँ पर दर्शनार्थी आके स्नान कर चुके हैं। यह भी एक बड़ा योगदान जो है हमारी अर्थव्यवस्था को करेगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि गन्ना किसानों को हम लोगों ने अभी तक 2,73,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो 22 वर्षों में जितना धन होता है उससे 59,123 करोड़ रुपए अधिक है। 3 करोड़ किसानों को 79,500 करोड़ रुपया हम लोग डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से दे चुके हैं। 22,681 आरोग्य मंदिर जो आरोग्य केंद्र हैं और 5 करोड़ 13 लाख आयुष्मान कार्ड हमने जो है उत्तर प्रदेश में वितरित किए हैं। उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और विकास का एक मॉडल बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। 16 संचालित हमारे पास हवाई अड्डे हैं, 9 एक्सप्रेसवे हैं, 4 नए एक्सप्रेसवे का इस बजट में घोषणा की गई है, जो कि जो है तमाम एक्सप्रेसवे जो आज के हैं उनको जोड़ेगी।
साथ ही साथ इसमें हमने प्रदेश के सभी होमगार्ड, पीआरटी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, मानदेय आधार पर कार्य करने वाले कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सा लाभ का हमने जो है लाभ दिया है। ये एक बहुत बड़ा काम है। लखनऊ में AICT डेवलप करने का प्लान बनाया गया है और साथ ही साथ प्रयाग के ऊपर 2 नए पुल, एक गंगा और एक यमुना में बनेगा। बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा को हमने जो है मंदिर बनाने का काम किया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में हमने पूरे बजट का हमने जो है 13% बजट जो है शिक्षा में दिया है, 1,06,000 करोड़ रुपए से ऊपर दिया है और 22% हमने बजट का जो है वो 1,79,131 करोड़ रुपया ये हमने अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए दिया है। ये बहुत बड़ी रकम है। स्वास्थ्य के लिए 50,500 करोड़ रुपए दिया है। अब आइए कुछ इंटरैक्टिव बात कर लेते हैं। और कृषि प्रशुद्धन पे हमने 89,353 करोड़ रुपए दिया है। पॉइंट नंबर 1, आप बजट तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ लाते हैं हमेशा। आप 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, बट आपका जो बजट का एक्सपेंडिचर है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव्स करती है यानी कि कार्यपालिका करती है, वो बजट का फुल यूटिलाइजेशन नहीं है। अब तक की जो रिपोर्ट पोर्टल पे मौजूद है कोषवाणी की, उसमें के मुताबिक आप 60% भी बजट का हिस्सा खर्च नहीं कर पाए हैं। हम फरवरी के एंड में चल रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, इसकी पुष्टि तो आंकड़ों के द्वारा ही की जा सकती है। भारत के अंदर सर्वाधिक GST वस्तु एवं सेवा कर 1,30,425 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश अपना अनुदान दे रहा है। स्टाम्प और निबंधन शुल्क से हमको 38,150 करोड़ रुपए मिल रहा है। एक्साइज से 63,000 करोड़ रुपए मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के समय पे ये संख्या मात्र 13,000 करोड़ रुपए थी। सर, मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरा सवाल समझ नहीं पाए। मैं आपसे जो खर्च करते, जो बजट में आप एलोकेशन करते आपकी बात समझ गया, उसमें खर्च नहीं हो रहा है। तो टैक्स कलेक्शन से ही कर पाऊंगा। अगर बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और उत्तर प्रदेश अपने बजट को यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है? ना, आप समझे नहीं। अगर आपने जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन पर 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया, तो आप उसको सिर्फ 60,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, 40,000 करोड़ सरेंडर हो रहा है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी 31 मार्च तक का बजट होता है और 31 मार्च तक हम आपको यूटिलिटी सर्टिफिकेट सारे विभाग देते हैं कि प्रदेश सरकार से अगर आप 31 मार्च के बाद मांगेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 100% बजट खर्च हो गया है। तो मुझे लगता है ये एक मिथ्या आरोप है, इस पर नहीं जाना चाहिए। हमें तो इस बात का स्वागत करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आज प्रगति की सबसे ऊपर है। $5 बिलियन की कहना है कि प्राप्त करने के लिए हम आज जो बजट आपकी सरकार ने प्रस्तुत किया है, 8 लाख करोड़ पहुंच गए हैं। विपक्ष का कहना है कि आपने जो बजट प्रस्तुत किया है बड़ा ढोल है। ये ढोल, अब ढोल तो बज रहा है जोरों से, 2014 से बज रहा है ढोल और ढोल की पोल जो है वो विपक्ष को सुनाई भी पड़ रही है लगातार। थैंक यू आलोक जी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और लार्जेस्ट अपोजिशन जो उत्तर प्रदेश का है, थैंक यू आलोक जी। बड़े जज और सबसे बड़ा जो निर्णायक मंडल है, सबसे बड़ा निर्णायक मंडल जो है वो हमारे धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं मनोज काका जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लार्जेस्ट अपोजिशन है। मैं मनोज जी आपसे जानना चाहता हूं, आपको तो वेलकम करना चाहिए। 8 लाख करोड़ का बजट है, आपकी चिंताएं बढ़ जानी चाहिए। इतना बड़ा बजट, आपको तो वेलकम करना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी इतनी फ्लोरिश कर रही है। नहीं, ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सुखद बात है कि उनके लिए 8 लाख करोड़ रुपए, 8,08,736 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। एक जो बात है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टकासेर भाजी टकासेर खाजा, तो ये अंधेर नगरी चल रही। आपने पूछा, साथी से आपने बहुत सम्यक सवाल पूछा कि अभी तक चूंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 31 मार्च तक होता है, आपने पूछा कि फरवरी का अंत चल रहा है, अभी सिर्फ 60% ही आप खर्च कर पाए हैं पिछली बजट, तो साथी इधर उधर ताकने लगे। जो बजट आया है, इस बजट में हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपका ये कोई पहला बजट नहीं था, नवा बजट था मुख्यमंत्री का। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी हर बजट 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख करोड़ की बजट है और इसमें आप 40 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का जो आना था इन्वेस्टर मीट से, उसको मिला दीजिए तो ये पूरा कितना हो गया? 48 लाख करोड़ रुपए।
और 48 लाख करोड़ रुपए देश की भी बजट के लगभग बराबर हो गया। लेकिन जो मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे थे कि उनके यहां इन्वेस्टर मीट से 40 लाख करोड़ रुपए आएगी, अगर इन्वेस्टर मीट के आप वेबसाइट पे जाएं तो 4000 करोड़ रुपए का भी कहीं एमओयू अगर साइन हुआ होगा, तो निवेश वाले जब ऑप्शन और कॉलम में आप आएंगे तो 400 रुपए का भी निवेश नहीं हुआ। तो वो जो एक बात है, ये बात हजम नहीं हो रही कि 400 रुपए का भी निवेश नहीं हुआ। अब आप देखिए, ये हजम नहीं होगा। अब आप वेबसाइट देखिए साहब, हम कह रहे हैं, अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इन्वेस्टर मीट था कि नहीं कि 40 लाख करोड़ रुपए आया? ये मैं सच हूं कि झूठ हूं? आपको बजट में क्या एतराज है? आपको बजट का इश्यूज पे बोलें। मैं तो बजट पर ही बोल रहा हूं साहब। बजट में बात करी गई है स्मार्ट क्लासेस की। जिस सरकार में सिद्धार्थनगर से लेकर आजमगढ़ से लेकर के सहारनपुर तक में लगभग 10,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, जो सरकार 2018 के बाद अपने प्राथमिक विद्यालयों में एक शिक्षक की भर्ती नहीं ला पाई, लगातार नौजवान आंदोलन करते रहे, वो सरकार कह रही जिसके यहां शिक्षक नहीं हूं। बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय, आपके यहां तक भी खबरें आती होंगी, बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, 1 लाख करोड़ का स्मार्ट क्लासेस बनाएंगे। मनोज जी, 1 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, ये रिकॉर्ड है। मैंने तो कहा 10 राज्यों का बजट यूपी के शिक्षा के बजट के बराबर है। अगर इतना सब रिकॉर्ड है तो एक जो अभी आंकड़ा आया है जीएसटी के कलेक्शन में, पूरे देश में जो पहला नंबर है वो महाराष्ट्र का है, दूसरा नंबर किसका है? कर्नाटक का है, और अब उत्तर प्रदेश जीएसटी, ये सीतारमण जी का है, ये जो हमारी वित्त मंत्री हैं, जो प्याज नहीं खाती हैं माता जी, उनकी रिपोर्ट है, कोई समाजवादियों की नहीं है। अब जीएसटी कलेक्शन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर से 6वें नंबर पे चला गया। जब कोई व्यापार सृजन आप होने नहीं देंगे, जब व्यापारियों के घरों में जीएसटी के नाम पर आप वसूली कराएंगे, जब आपका ठेकेदार जो है ठेका कंप्लीट करने के बाद, जानते हैं आप, जिसने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया वो अब जहाज खरीद लिया, तो अब मुख्यमंत्री जी के और अरे वो तो आपके भी दोस्त रहे हैं। अरे मेरे आपके भी तो हमारे दोस्त समय हैं। तो उसने आपका हेलीकॉप्टर मतलब- नहीं खरीदी, हमारे समय तो हेलीकॉप्टर नहीं खरीदी, अब खरीदा है। बड़ी-बड़ी गाड़ियां तो खरीदी थी। मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुंभ में भी जिन जिन लोगों को ठेका दिया और जो आप अफसर लगाए हैं, वो कुंभ के भी मेला खत्म होने के बाद, क्योंकि अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है। थैंक यू सर, शुक्रिया। अब मैं खत्म सर हो गया। अब केंद्र थैंक यू कह सर, रहा है, प्रोफेसर साहब को लाए जाए। केंद्र कह रहा है, दूसरे राउंड में बोलेंगे। कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि अब संगम नहाने लायक नहीं है। थैंक यू सर। ये कह रहे हैं कि नहाने लायक उस पर अलग से है। डिबेट हमारी करेंगे। पार्टी ने एक सवाल किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रोफेसर कि अगर मनोज इतना- अग्रवाल जी। अगर ये इतना संगम पर भरोसा कुछ डिबेट है कर लेंगे। तो संगम का पानी भारतीय Thank you। जनता पार्टी और प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को स्क्रीन पे लाया गया। उसको बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी सरकार का क्लेम है कि वो देश के इतिहास में किसी भी राज्य सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए तो एजुकेशन पर और हेल्थ पर भी काफ़ी पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मैं उसका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूँ। इन्होंने किया क्या कि जो भी एक्सप्रेसवेज, एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे हैं, उनको इंटरकनेक्टिविटी आपस में दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है, इससे हमारी रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। और क्या प्रोविजंस आपने इस बार के बजट में पाया जो आपको लगता है कि ये आम लोगों के लिए बड़ा सुखद होगा? देखिए, जो इस बजट का मॉडल है, ये मॉडल यूनिक मॉडल है ब्रजेश जी, और इसमें अगर हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है और जो जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखिएगा। एक कनेक्टिविटी के फॉर्म में, वो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो या पुलिया की कनेक्टिविटी हो या हाईवे का चौड़ीकरण करना हो, ये गांव और सड़कों, चाहे ओवरब्रिज का निर्माण हो, मतलब आप देखेंगे ले करके गांव से लेकर के टॉप तक की ये बात हो रही है, या एयर कनेक्टिविटी हो। आज उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं टॉप रेटेड स्टेट्स में आ गया है कनेक्टिविटी के मामले में। इसका सीधा प्रमाण आप देखना चाहते हैं, पूरे भारत से महाकुंभ में जो आ रहे हैं वो रोड से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकर कर्नाटका, केरला से लेकर पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट तक से। सर 70% क्राउड का जो कंट्रीब्यूशन है वो बाई रोड ही है जी। वो बढ़ेगा ही जब अगर रोड की क्वालिटी बढ़ेगी, और उसका एक और स्पिल ओवर इफेक्ट जो जाता है, व्हीकल का सेल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ता है।
वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। दूसरी चीज यहां पर देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का एक डेफिसिट रहता था एनर्जी को लेकर के, तो हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल एनर्जी का स्रोत था उससे हट करके उत्तर प्रदेश सोलर और बायोफ्यूल के मामले में बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। इसका लाभ जो 1 लाख अभी माइक्रो यूनिट्स खोलने की बात है या एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन जो हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और इसके साथ साथ हमें एनर्जी चाहिए। दूसरा, अगर इसका एक फर्दर मॉडल के रूप में एक्सपेंशन चाहते हैं, आपने एक प्रकार का टूरिज्म था हमारे यहाँ, जो पहले टूरिज्म जो उत्तराखंड हटा तो खत्म हो गया टूरिज्म, हम आगरा तक रह गए थे। अब हमने एक नए टूरिज्म मार्केट का सृजन किया है और वो आप कुछ भी कह सकते हैं, और इसका नाम रखा गया है सर, रिलीजियस टूरिज्म कह सकते हैं, सनातन का बजट सर। और भी धर्म के लोग कह सकते हैं, उसमें कोई डिमांड कर सकते हैं कि साहब बौद्ध बजट लाइए, क्रिश्चियन बजट लाइए, इस्लामिक बजट। सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक संस्कृति है और भारत के जो विकास का मूल मॉडल है जो पश्चिम के मॉडल से भिन्न है, वो क्या है? भारत का विकास समाज, संस्कृति और सभ्यताओं के साथ आगे बढ़ता है, पर्यावरण को लेकर के आगे बढ़ता है। यही सनातन मॉडल है। सनातन मॉडल उसमें यह नहीं है कि आप पूजा पद्धति एक से, सनातन इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक सवाल है, संरक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का जो फिनेंशियल हैंडबुक का प्रमाण है, नियमावली है, क्या आप मानते हैं कि ये बजट प्रबंधित है या फिर ये बजट बिखरा हुआ है? मुझसे सवाल है ब्रजेश जी, आपसे। देखिए, जहां तक आप नियमावली की बात कर रहे हैं, अभी एक प्रश्न आपने बहुत पॉइंटेड प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं। आपने आलोक जी से पूछा था, लेकिन जवाब मैं उसका देता हूं। आपने पूछा कि क्या वजह है कि जो हमने बजट का साइज निर्धारित किया था 24-25 के लिए, जब इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है 25-26 के बजट में, उसका आकार क्यों घट गया? आप जरा उस बजट के स्ट्रक्चर को देखिएगा। उस बजट में 2 अकाउंट हैं, हर बजट में होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। रेवेन्यू अकाउंट में कमी आई और इसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन कैपिटल अकाउंट मेंटेन है। दूसरा, कैपिटल अकाउंट में अगर देखते हैं तो हम ऋणों का प्रतिदान ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि स्टेट को हम ऋणग्रस्तता से धीरे धीरे बचा रहे हैं। पहले भी ज्यादा नहीं। मेरे पास आपके लिए 2 सवाल है सर, और दोनों का पिन पॉइंटेड मैं आपसे आंसर चाहता हूं। सवाल नंबर 1, स्टेट जीएसटी अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है उत्तर प्रदेश का? हम नंबर 2 से नंबर 6 क्यों गए, और रेवेन्यू लॉस स्टेट जीएसटी का क्यों हो रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो बजट हमने सैंक्शन किया असेंबली से, वो उसका परफॉर्मेंस या यूटिलाइजेशन 100% की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? अभी भी 60 के नीचे है, जो हम बजट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण क्या है? देखिए, मैं बताता हूं इसका कारण क्या है। जहां तक जीएसटी की बात रही, उत्तर प्रदेश का जो जीएसटी कलेक्शन है मेनली कंजम्पशन बेस्ड है। जो हमें उसका बेनिफिट मिलता है कंजम्पशन बेस्ड है। आप महाराष्ट्र या तमिलनाडु देखते हैं, वो प्रोडक्शन बेस्ड है, हमें उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। और हम जो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है एमएसएमई सेक्टर में हो रहा है। माइक्रो यूनिट्स में आप एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत जीएसटी का कलेक्शन होगा। अब जैसे 1 लाख माइक्रो यूनिट्स को हम इस बजट में बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम कृषि पर सर, एक पॉइंट है कि हमारा कोशिश कर रहे हैं, जो पैसा हमें स्टेट जीएसटी से अक्टूबर तक मिल रहा था, सितंबर तक लास्ट ईयर मिल रहा था, वो हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्यों नहीं मिल रहा है? ये मेरा कंसर्न है कि स्टेट जीएसटी का रेवेन्यू लॉस आ रहा है पिछले 3-4 महीने से, कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको देखना चाहिए। इसको थोड़ा सा रिटर्न फाइलिंग के लिए भी हमें वेट कर लेना चाहिए, इसके ऊपर बजाय कि हम बहुत क्विक कमेंट कर दें इस पर। हमें कई बार क्या होता है कि जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं यहां पर, उनकी रिटर्न फाइलिंग भी जिस प्रकार की इधर बीच में समस्याएं आई थी उस पर ध्यान देना चाहिए। राइट सर, मेरे साथ संजय गुप्ता है, वो परफेक्ट आदमी है जो आपके इस कंसर्न का जवाब देंगे। वो आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। संजय भाई, बहुत स्वागत और धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। इस बजट को आप किस तरह से देखते हो? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि व्यापारियों ने इस बजट को किस तरह से
लिया। सरकार का क्लेम है कि उन्होंने व्यापारी कल्याण के लिए काफ़ी कुछ प्रोविजन किए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट जीएसटी के रेवेन्यू का लॉस क्यों रिपोर्ट हो रहा है? देखिए, ये बजट जो है निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने इस बजट में प्रदेश के चौमुखी विकास और मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। रोड कनेक्टिविटी की बात और एक्सप्रेस हाईवे की और रोडवेज को उन्होंने बढ़ाने की बात कही है। तो निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे पे ट्रेडर्स को लाभ मिलेगा और अयोध्या, चित्रकूट और जितने भी तीर्थ स्थल हैं और उनके लिए उन्होंने फंड की व्यवस्था की है, तो इससे भी कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे पे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। लेकिन पिछले काफी समय से व्यापारियों को डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग इस पे आपके इस बजट डिबेट में मैं भी पिछले कई सालों से जुड़ा रहता हूँ। हाँ, नहीं, हर बजट में आप रहते हैं, 3 तो परमानेंट फेस हैं। तो ये काफी समय से मुझे ये कहना पड़ता है कि व्यापारियों को डायरेक्ट कुछ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की। एक तो सबसे अच्छी बात यह कि राजकोषीय घाटा बढ़ने नहीं पाया, तो ये एक अच्छी बात है। इससे कोई नई चीजें नहीं आएगी। लेकिन सरकार ने जीएसटी कलेक्शन का टारगेट व्यापारियों के लिए बढ़ाया है। तो यदि टारगेट आप बढ़ा रहे हैं तो आपको व्यापारियों के लिए भी उसकी व्यवस्था कुछ करनी चाहिए। व्यापारियों को डायरेक्ट कुछ ना कुछ देना चाहिए। ओवरऑल जो ट्रेडर कम्युनिटी है, यानी आपकी कम्युनिटी है, वो वेलकम करती है। जी नहीं, ये बजट काफी हद तक का ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि डायरेक्ट जैसे हम लोग के आप कहते हैं कि आप हमेशा ये बात कहते हैं, स्वास्थ्य बीमा और ई कॉमर्स की पॉलिसी। अच्छा, आप हर बार ई कॉमर्स का मुद्दा उठाते थे, आज चुप हैं, कोई बात है? नहीं, मैं आज भी कह रहा था ई कॉमर्स और रिटेल ट्रेड इनकी बात, ये एक जैसे अनिल दुबे की बात विपक्ष में गन्ना से नहीं खत्म होती। सरकार को इस पर निश्चित रूप से जल्दी चिंता करनी चाहिए। और थैंक यू सर। हर बजट में ये सोचते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं मनीष सिंघवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, उनको आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा के लिए। मनीष जी, 8 लाख करोड़ का बजट कांग्रेस वेलकम करती है या नहीं? मनीष जी, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। 8 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन अभी तक 54% के आसपास पैसा खर्च हुआ है और 1 महीना बचा है। 46% बचा, पैसा खर्च नहीं हुआ है। ये लास्ट बजट का, ये इस बजट का भी है जो 7 लाख करोड़, और ये 54% हुए। 54%। अच्छा, मुझे 60 अंदाजा था। और पीडब्ल्यूडी में अगर बात करेंगे तो वहाँ 16% के आसपास कुल पैसा खर्च हुआ है अभी। क्या? अगर कुंभ का हटा दें तो उनका अपना डिपार्टमेंटल कुल 16% के आसपास पैसा पीडब्ल्यूडी में। और आप ये ऑथेंटिक डेटा दे रहे हैं? और ये तमाशा इस बार का नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। अगर आप 23-24 की बात करेंगे तो अंत में 30% के आसपास पैसा अनस्पेंड रह गया था, 30% के आसपास पैसा। तो साहब, आप 8 लाख करोड़ का तमाशा करते हैं क्यों? अगर 30% ही मान लें तो 8 तारीख 24, मोटा मोटा 4-4.5 लाख करोड़ का बजट बनाइए। आप जनता को बेवकूफ़ गुमराह करने के लिए बनाते ही क्यों? आप क्यों बजट बनाते हैं? क्योंकि अंत में पैसा सरेंडर करते हैं। सर, आपको तकलीफ है कि 8 लाख करोड़ का बजट है, आप कह रहे हैं 4.5 लाख? आप झूठ बोलते हैं। मुझे तकलीफ झूठ से है, छल से है, फरेब से है। आप हायर एजुकेशन का आप इकोनॉमी को नीचे लाना चाह रहे हो सर? नहीं, भाई नीचे तो आप खुद ही ला रहे हैं ना। जब आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा अनस्पेंड रहता है और पैसा सरेंडर कर दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है फाइनेंशियल अगर दृष्टि से देखें तो आप अपराध कर रहे हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ, उन मिनिस्ट्रीज के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए कि आप कैसे पैसा सरेंडर कर दे रहे हैं, खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। आप कुछ भी दिखाते रहिए, लेकिन साहब आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, आप पैसा जमा, आप पैसा सरेंडर कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ सारे का सारा जो खेल है वो क्या है, वो दिखावटी है, वो आंकड़ों की बाजीगरी का। मैं 2-3 बातें और यहां रखना चाहूंगा। मैं बजट लेकर आया हूं, जो बजट स्पीच है वो लेकर आया हूं। मैं जहां से बात शुरू की, स्पीच दिखाइए। अच्छा, ठीक। आप हर पन्ने पर कहते हैं, आप कहते हैं साहब कि प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता है, मतलब जो कर्ज ये प्रदेश ले रहा है, प्रोफेसर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, इसमें आपने बड़ा तीर मार दिया है। कैग क्या कहती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपनी 2023-24 की रिपोर्ट में कहता है कि उत्तर प्रदेश में ऋणग्रस्तता की जो समस्या है वो बहुत बढ़ चुकी है और वो चिंताजनक है। ये कैग कहता है। आप अपनी पीठ खुद थपथपा के कह रहे हैं साहब हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, आत्मश्लाघा और आत्ममुक्ता से भरे हुए हैं आप। उसके बाद आप नीचे कहते हैं आपने प्रति व्यक्ति आय में तीर मार दिया है। प्रति व्यक्ति आय में आप इस देश में 28वें नंबर पर हैं। कितने स्टेट हैं आपको पता है? तो आप 28वें नंबर पर हैं, यानी नीचे पड़े हुए हैं आप प्रति व्यक्ति आय में। समाज नकारात्मक बातें ही कर रहे हो। नहीं, रुक जाइए, मैं अभी बात हुई मेरी पूरी। कुछ अच्छा भी किया होगा इन्होंने, रुक जाइए। उसके बाद आप पीएम कुसुम योजना है, जिसमें आपको सोलर जो ट्यूबवेल्स हैं वो सोलर उससे लगाने हैं।
आप कई सालों से चिल्ला रहे साहब 1 करोड़ लगा देंगे, 1 करोड़ लगा देंगे। हर साल जब आप बजट एलोकेट करते हैं उस पर कभी 20,000 पंप लगाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, कभी 22,000। अगर 1 करोड़ किसान इसमें, अच्छा पॉइंट मुद्दे मैं पे अपनी बात पूरी कर लूं, अगर 1 करोड़ किसान यहां पर है और 20,000 और 22,000 पंप आप सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो आप जोड़ लीजिए कितने साल लग जाएंगे। नाउ इस बजट पे आते हैं जो 25 में इसी बजट की बात कर रहा हूं सारा तो मैं। इसमें आपको किन बिंदुओं पर इतराज है? 1 लाख करोड़ एजुकेशन का दिया गया, 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे आप, पहला तो यही है। और ये इस बार नहीं हो रहा है, ये तो 3 साल से हो रहा है। अच्छा दूसरा, क्या 1 लाख करोड़ जो आप खर्च करने की बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई प्रोग्राम, कोई प्लानिंग है? नहीं है, क्योंकि आपको खर्च ही नहीं करना है। ये मैं तयशुदा मैं यहाँ चैलेंज करके जा रहा हूँ, अगली बार हम लोग फिर यहीं बैठेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि 40-50% पैसा उसका खर्च नहीं हुआ, जैसे पीडब्ल्यूडी में 16% पैसा खर्च नहीं हुआ है। 16% खर्च हुआ, आप बताए हो 16% के आसपास पैसा खर्च हुआ है। कुंभ वाला निकाल दीजिए, 84% वहां पर बजट सरेंडर होगा। भाई अभी 1 महीना बचा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 1 महीना बचा है। ऐसा हो तो प्रमुख सचिव को तो फांसी होगी। अरे 1 महीना बचा हुआ है, अभी खेल कर देंगे आप। 1 महीने में आप 30-35, तो 1 महीने में 30-35% पैसा कैसे खर्च होगा? अभी आपसे तो छुपा नहीं है, पुराने पत्रकार हैं आप। अरे हमसे सब छिपा है, हमसे रुक जाइए। सब सिद्धार्थ कालन से उसके बाद देखिए 2 बजट में डेटा लाइए, देखिए 24-25 का है और ये कंक्लूड करो सर। थैंक यू सर। नहीं, ये दो नहीं अब कंप्लीट करो सर, लगातार बोल रहे हो सर। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस बार लिख दिया आपने, पिछली बार आपने लिखा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। अरे समझ ही नहीं पा रहे हो लिखना क्या है? कॉपी पेस्ट होगा। अब जब इतना डॉक्यूमेंट है, थोड़ा बहुत कॉपी चलता है। मतलब गजब तमाशा है, यहाँ कुछ लिखते हो, यहाँ कुछ लिखते हो, समझ ही नहीं पा रहे हो लिखना क्या। बस कुछ लिख देना है, आंकड़ों की बाजीगरी कुछ कर देनी है। थैंक यू। मैं सिद्धार्थ कालन जी को आमंत्रित करता हूँ, बिजनेस मामलों के उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी पुनः स्वागत आपका। तो सर बताइए, बजट की व्याख्या करिए, अच्छाई बुराई सब बताओ। ब्रजेश जी, हम लोग 20वें बजट पे आज बैठ गए हैं। हाँ पक्का 20वां तो होगा हमारा। और हर बजट जो है वो पिछले बजट से बड़ा रहा, सबसे बड़ा बजट हर बजट रहा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है तो देश का सबसे बड़ा बजट भी रहा है, तो ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन ये हर बार ही सबसे बड़ा बजट होगा। अब एक बात जो है, जो सरकार ने खुद मान ली है, लेकिन मनोज जी भी नहीं मान रहे हैं, आलोक जी भी नहीं मान रहे हैं। पिछली बार राज्य जीएसटी और वैट से राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,56,000 1,56,000 करोड़ एनुअल। ओके। तो इस बार अगर बहुत अच्छी स्थिति है, कुंभ भी हो गया है, तमाम कई लाख करोड़ का बिजनेस भी आ गया है भारत में, उत्तर प्रदेश में, तो इसको रिवाइज करके 1,30 क्यों कर दिया गया इस बजट में? अच्छा, स्टेट जीएसटी का रेवेन्यू घटा जी 26,000 करोड़ सरकार ने, यह अनुमान है, ये लक्ष्य निर्धारित किया है, खुद कम कर लिया है, ये खुद कम किया है 26,000 करोड़ रुपए। अब आप इसमें देखिए, जवाब वहीं छिपा हुआ है जो आप कह रहे हैं कि हम दूसरे से छठवें नंबर पे पहुंच गए। अकेले जनवरी में जबकि कुंभ हो रहा है, हमारा जीएसटी घटा, और थोड़ा मोड़ा नहीं घटा है, 2,500 करोड़ रुपए घट गया है। तो क्या कारण है? क्या उन कारणों की पड़ताल, उन कारणों को एड्रेस किया इस बजट ने? ये जीएसटी घट क्यों? इसके बाद अब आप देखिए, आप बना दीजिए, आप 8,08,000 करोड़ का बजट बना दीजिए, आप और भी बड़ा बजट बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, इसके बाद देखिए, और जो अभी ये कॉपी पेस्ट की बात कर रहे थे, इस सबके बावजूद उनको सलाम है जिन्होंने हमारे फिस्कल डेफिसिट को 2.97% पे ला खड़ा किया है। बजट ऐसा बता रहा है, और ये केंद्र के मानक से भी बेहतर है। ये बहुत बेहतर है भाई, तो उनको सलाम करना चाहिए। अगर ये बजट वास्तविक है और ये बजट जैसा कहा जा रहा है वैसे ही खर्च होगा, तो वाकई में इनको सलाम करना चाहिए। कुछ अच्छी बातें हैं, आपने सबसे भी पूछा है, मैं भी आपको बता दूं। कुछ अच्छी बातें भी। देखिए, कनेक्टिविटी जो एक्सप्रेस वेज के साथ की जा रही है, अच्छी बात है। नहीं, वो वंडरफुल आइडिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये। अच्छा, हम लॉजिस्टिक की लागत हमारे यहाँ देश में ही सबसे ज़्यादा है। जिन मुल्कों से हम मुकाबला कर रहे हैं, कंपटीशन जिनके साथ हमारा है, हमारा लॉजिस्टिक जो है कि लागत सबसे ज़्यादा है। हम अब लॉजिस्टिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश कम खर्चे में पहुंचाते हैं। अगर हमारा लागत और कम होती है तो ये निश्चित तौर पर आगे के लिए फायदेमंद चीज़ है। शिक्षा को लेकर मुझे वही शंका है कि जो हाल पीडब्ल्यूडी में हुआ है, पीडब्ल्यूडी में तो देखिए, ये खुद विभाग के आंकड़े हैं ना, वो तो सरेंडर कर रहे हैं ना, साल दर साल। एक कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, इससे पहले सरेंडर हो रहा है, उससे पहले सरेंडर हो रहा है, और आप अभी कह रहे थे कि क्या सजा होनी चाहिए।
तो आपको तो नहीं, फाइनेंशियल हैंडबुक का नियमावली का पालन में अपराध सरेंडर है, एक अपराध है, बहुत बड़ा वित्तीय अपराध है। तो अब आप इस अगर पर तो मतलब मैंने देखा है पहले कई ऐसे दृष्टांत हैं जहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को चार्जशीट इशू हुई। बिल्कुल, तो ये अपराध है, आर्थिक अपराधों में सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है ये अपराध है। तो देखिए 2-3 चीजें। बट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार का कंसर्न है उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर धार्मिक टूरिज्म एक नया सेक्टर सरकार ने तलाशा है। अगर उस धार्मिक टूरिज्म के लिए काम हो रहा है, अगर वहाँ पैसे जा रहे हैं तो ये सेक्टर हमारे यहाँ ग्रो करेगा, क्योंकि हमारे पास टूरिज्म के जितने भी एवेन्यूज थे वो करीब करीब सैचुरेट हो चुके थे, चाहे वो आगरा हो चाहे वो सरकार बनारस हो। इसको बड़ी एक रोजी पिक्चर पेंट करती है और ये कहती है सनातनी बजट है, इसका क्या मतलब है? अब देखिए वो कहने के लिए कुछ अच्छे शब्द इस तरह के तलाशे जाते हैं कि सनातनी बजट है। और आप लोग जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो कैसे मानते हैं इसको? मुझे देखिए उसको वो सनातनी कह दें या और कोई भी सनातनी बजट कह दें या कुछ भी कह दें, उससे कोई बात नहीं है। सनातनी मुझे लगता है वो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो हमेशा अक्षुण रहे। तो हो सकता ये है जो बजट है ये हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। देखिए बजट के साथ सबसे बड़ी समस्या वही है जहां आपने कहा कि आपका बजट का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन उस बजट का यूटिलाइजेशन कितना है। बजट में राजस्व प्राप्तियां वो कहां तक अपने लक्ष्य के अनुरूप हो रही हैं। आप ये कहते हैं कि सरकार को चेक एंड बैलेंसेस यूटिलाइजेशन पर रखना चाहिए, और मुझे तो लगता है मंथली रिव्यू होना चाहिए कि बजट का इस महीने का हमने निश्चित तौर पर मंथली रिव्यू शुरू हो जाए। निश्चित तौर पर ये गंभीर चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। और स्पेशली जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स या एसीएस हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए सबसे अच्छे महीने माने जाते हैं। आप किसी भी रेवेन्यू के अफसर से पूछ लीजिए तो वो ये बताएगा जनवरी, फरवरी, मार्च में रेवेन्यू का रियलाइजेशन बेहतर होता है, अच्छा होता है, और रेवेन्यू का सेटलमेंट भी बहुत तेज जी, कंपेयर टू अप्रैल, मई, जून के। अगर जनवरी में इस तरीके से रेवेन्यू का फॉल हुआ है तो वो गंभीर चिंता का विषय है, एड्रेस किया जाना चाहिए, वरना इस तरह के बजट के आंकड़े वो सत्य नहीं साबित होंगे, वो आने चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। आज पूरे वक्त वो बजट की खबरों में उलझे रहे। वीरेंद्र जी, कैसा बजट है? देखिए, पहली बात तो यह है कि योगी सरकार का यह 9वां बजट है, तो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने 9 बार बजट पेश करने का। 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ बजट का आकार तो बढ़ता घटता रहेगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन समाज में जनहित के जो काम हैं और जो समाज में तेजी और प्रगति के काम हैं, उनमें किन किन चीज़ों पर सरकार फोकस करती है ये महत्व रखता है। जैसे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी देगी सरकार, एक योजना लाई है, 400 करोड़ रुपया उसके लिए लाया गया है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 4 नए का ऐलान हुआ है, और गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार सोनभद्र तक होगा। ब्रजेश जी, एक्सप्रेसवे बनेंगे, कई हजार करोड़ के बनते हैं तो स्वाभाविक कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन रफ्तार अगर बढ़ जाएगी तो कर्जा भी देर सवेर पाट लिया जाएगा। हमारे यहाँ वैसे चरवाक का एक दर्शन भी है कि जब तक जियो मस्ती से जियो, कर्जा लियो घी पियो। तो कई बार सरकारें उस ओर भी देख लेती हैं, लेकिन यह है कि घी पीने के बाद उस घी को पाटना भी होगा, उस पैसे को निकालना होगा। जहाँ तक बात है सनातन बजट की, तो आज अगर उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से आमदनी बढ़ी है तो धार्मिक पर्यटन ही तो बढ़ा है, और उसमें अयोध्या के लिए और मथुरा, काशी, नीमसार, ये 4-5 जगहों के लिए काफ़ी पैसे दिए गए हैं। तो ठीक है, ये तो इसमें पूरे देश के लोग कुंभ में आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, ये लोगों ने देखा। कुंभ में कितना फ़ायदा हुआ है इसका आकलन हो सकता है कि 26 फरवरी के बाद 10 मार्च या 31 मार्च को हो, पता चले कि कितने लाख करोड़ की चीज़ें आई हैं। एयरपोर्ट के मामले में सरकार ने काफ़ी काम किया है, गोरखपुर में एक नया टर्मिनल भी ये बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि बजट खर्चा नहीं हुआ, वो ये जान लें कि बजट तो होता है बिगाड़ने के लिए ही, चाहे घर का हो और चाहे सरकार का हो। बजट कभी किसी का संतुलित कहाँ चला है। और सत्ता पक्ष कहता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, विपक्ष कहता है कि ये सब धोखा है, दिवास्वप्न है। ये हर बजट में हम लोग सुनते हैं, लेकिन
बजट प्रगति पर, किसान पर, आम आदमी के जीवन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करे और काम करे, इसकी हर आदमी को बड़ी इच्छा होती है और इसकी ज़रूरत भी है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को। जब हमें हर साल कर्मचारियों को बढ़ाकर वेतन देना है, नई नई सड़कें बनानी हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हैं, आबादी बढ़ रही है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि बजट का आकार भी बढ़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर ने बड़ी उम्मीद जगाई है, जैसे कि 1 लाख करोड़ इकाइयों की स्थापना की बात आई है। आप इसको अब उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर बेरोजगारी खत्म करने के लिए, रोकने के लिए भी काफ़ी संभावनाएं बढ़ती हैं और जीएसटी कलेक्शन भी ये बढ़ाएगा। ब्रजेश जी, ये बात सही है कि जो अफसर पैसा खर्च नहीं कर पाते वो इस बजट का आकलन करके साल भर के लिए मांगते क्यों हैं, और अगर वो नहीं खर्च कर पाए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राज्यों का जो बजट होता है ये केंद्र के बजट की तरह नहीं होता है, इसमें हमें बहुत उम्मीद नहीं रखना चाहिए, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। वैसे सरकार ने शिक्षा पर काफ़ी बजट खर्च किया है, लेकिन हैरत की बात यह है ब्रजेश जी कि शिक्षा पर जो तीनों मंत्री हैं वो एको कैबिनेट नहीं है, तीनों स्वतंत्र प्रभार हैं, फुल फ्लैज मंत्री नहीं बनाया उसने, पैसा खूब दिया, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, ये तीनों मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और ये भी सवाल साफ है कि कोई सरकार बजट बनाती है लेकिन चुनाव तो देखिए विभिन्न मुद्दों पर लड़ती है, बजट कितने बड़ा था इस पर चुनाव नहीं लड़ती। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि हम बजट का अनुमान ललाइन के उस मुस्कुराहट से करते हैं, अगर वो खुश हैं तो बजट अच्छा है और ललाइन अगर उदास हैं तो बजट खराब है। तो सबकी अपनी अपनी एक सोच है बजट को लेके। वैसे ये आप मान लीजिए कि विपक्ष कहता है कि बजट में थोथी घोषणाएं हैं, झूठ है, निराशा है, किसान बेरोजगार निराश है, नौजवानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। सरकार कहती है कि सभी वर्गों के हित के लिए हम बजट लाए हैं, गरीब, नौजवान, किसान, व्यापारी सब खुश हो जाएंगे, सनातन और धार्मिक स्थलों का विकास होगा। यह बजट ऐतिहासिक है, अब अपने अपने हिसाब से समझ लो। लेकिन शरद जोशी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है बजट पर कि देश का आधा बजट तो सरकारी अफसरों के पेट में चला जाता है और सरकारी विभागों के अधिकारी अपने विभाग को आवंटित होते बजट को देखकर एक खेमे में खुशी होती है और दूसरे खेमे में दुख होता है। यानी कि जिसका बजट बढ़ता है उसके अफसर खुश होते हैं, जिसका बजट घटता है उसके अफसर दुखी होते हैं। वीरेंद्र जी, थोड़ा वक्त का आज अभाव है, थोड़ा कंक्लूड करें प्लीज। ब्रजेश जी, एक गाना बहुत पहले आया था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो बजट पर और हर घर पर, हर आदमी की कमाई पर यह बात लागू होती है कि दुनिया ये गोल है, अंदर से पोल है, रुपए का मोल है, बाकी सब झोल है, इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा, और जीवन की गाड़ी भंवर में है। और बड़ी प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कुछ लग रहा है व्यक्तिगत अनुभव भी सम्मिलित है वीरेंद्र जी का, साझा कर रहे हैं। हाँ? कुछ आपको बड़ा मजा आ गया, साझा कर रहे हैं। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस बजट पर हमें देने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण क्विक राउंड है। मैं अपने सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि दिए हुए निश्चित समय अवधि में अपनी बात रखें। मैं यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी को इनवाइट करता हूं। आलोक जी, 2 कंसर्न सामने आए, बजट एक्सपेंडिचर, इसका जो तरीका है इस पर लगाम लगानी चाहिए, और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन कम आ रहा है, इस पर भी कंसर्न है। आपकी सरकार इसे कैसे एड्रेस करेगी? ब्रजेश जी, सिद्धार्थ कलन जी एक आर्थिक अखबार के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी और वैट कलेक्शन 1,54,000 पिछली बार था और इस बार 1,30,000 कर दिया गया है। मैं कलन जी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा
भाई आपके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, सिर्फ आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस बार जीएसटी और वैट को अलग अलग लिखा गया है। तो जीएसटी का जो लक्ष्य है 1,30,425 करोड़ है, जो आपने सही कहा। आप वैट का कलेक्शन जो अलग से लिखा गया है 45,300 करोड़ रुपया, उसको जोड़ना भूल गए हैं। तो 1,75,725 करोड़ रुपया का हमारा कलेक्शन का लक्ष्य है, जो पिछली बार से अधिक है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीबी रेखा से हमने 5,96,94 लाख लोगों को बाहर किया है। और जहाँ तक कि प्रति व्यक्ति आय है ब्रजेश जी, 2016-17 में 52,671 थी, अब जो बढ़ करके 93,514 प्रति व्यक्ति आय हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने उद्योगों के ऊपर और औद्योगिकरण के ऊपर सवाल खड़े किए। ये बात सच है ब्रजेश जी कि अपहरण का उद्योग उत्तर प्रदेश में बंद हो गया है, छिनैती का उद्योग बंद हो गया है, फिरौती का उद्योग बंद हो गया है, भूमाफिया का उद्योग बंद हो गया है। तो इसलिए ये समाजवादी पार्टी के लोग बिलबिला रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हें बेरोजगार बना दिया है और इनके उद्योगों में योगी जी ने ताला डाल दिया है जी। और ये ताला लगा रहना जरूरी है, क्योंकि यह सामान्य व्यक्ति को उत्पीड़न करके उसकी जमीनों पर कब्जा करके, दुकान और प्लॉट पर कब्जा करके, मैं आ रहा हूं अभी ये 2-4 दिन थोड़ा पहले ही अभी एक आईएएस ने रिपोर्ट लिखाई है कि इन्हीं की पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई, जिन्होंने उनका प्लॉट बेनामी दिखा के बेच दिया। ऐसे कई प्लॉटों पर जो है नजर है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपने कुकर्मों की सजा भुगत रही है, सत्ता में इसलिए नहीं आ पा रही है। तो इसलिए लगातार जो है आप विरोध के नाम पे विरोध करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह मत करिए। और मनीष सिंघवी का कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बातें बताते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हो, इनके दोनों के नेताओं को जनता ने नकार रखा है और लंबे समय से नकारा हुआ है। थैंक यू सर। करीब 11-12 वर्ष हो गए समाजवादी पार्टी को नकारे हुए, और कांग्रेस तो कई वर्षों से जो है नकार। बहुत धन्यवाद मनोज काका जी, 2 मिनट। मुझे लगता है इन्हें अपने नेतृत्व में विचार करना। देखिए सहधर्मी साथी ने बात बताया कि वो कितने अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कितनी अच्छी पार्टी है। साथी को मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में 12 अप्रैल, मैं नाम ले रहा हूं साहब, 12 अप्रैल 2017 को देश के सीबीआई कोर्ट की एक अदालत का एक निर्णय आया कि इस देश में एक राजनीतिक दल है जिसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को कोर्ट ने आरोपी नहीं बनाया साहब, दोषी पाया रक्षा दलाली में, सौदा में। तो वो पार्टी जो इलेक्टोरल बांड से लेके जीएसटी से लेके सब में वसूली का तंत्र चला रही हो, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी के लेकर के और इलेक्टोरल बॉन्ड आपके आलोक जी सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आप बिल्कुल इतना जल्दी क्यों, थोड़ा धैर्य कंटिन्यू करें, थोड़ा आवाज आपकी जा रही है, बोलते रहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो एक बात कह रहे थे कि बहुत अप्रिशिएटिंग है, बहुत अप्रिशिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ इंफ्रा पर आप कह रहे थे, मैं इंफ्रा पे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्सप्रेसवे पे कि आज तक एक्सप्रेसवे का इस उत्तर प्रदेश में नींव किसने डाली? विकासात्मक राजनीति की भारतीय राजनीति में नींव किसने डाली साहब? अखिलेश यादव जी ने डाली। आप एक आदमी बढ़ा भी तो रहा है ना, देखो ना आप अरे कहां बढ़ा, अच्छा है उसको बढ़ाया नहीं कोई एक्सप्रेसवे। आप जो एक्सप्रेसवे एक बुंदेलखंड बना उसका भी आप जाकर के देखिए, जिस दिन बना उसी दिन से उसका रिनोवेशन हो रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेस थोड़ा सा वक्त का अभाव है, थोड़ा सा सहयोग करें। जिस शिक्षण संस्थान में हम लोग पढ़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, 1 लाख करोड़ रुपए की अगर शिक्षा पर बजट है तो कम से कम उसकी बजट को ओके मनीष जी, क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर, आप हमें कुछ संवेदना भरे ना करें। अब हॉस्पिटलों में लोगों के बच्चे जल के तो नहीं मरेंगे, अब लोगों को एम्बुलेंस तो मिल जाएगा ना। आप ये बताओ मनीष जी, गो अहेड सर, बोलिए, टाइम नहीं है सर, बोलिए। मिल जाएगी। आप आलोक जी की बात कर रहे हैं, आपकी आवाज कंटिन्यू। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बहुत पीड़ा है। महाकुंभ में मरे लोगों को गिन लोगे कि नहीं गिन लोगे? आलोक अवस्थी और उनकी आवाज बंद करो सर, आप बोलो, आपकी आवाज जा रही है। मैं सिर्फ इतना सर नहीं जा रही, केवल स्टूडियो में बोल रहे हैं आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ मनीष जी की आवाज, 100 से ज्यादा पुल हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं
और इनके बनाए हुए तमाम एक्सप्रेसवे, इन लोग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। इनके बनाए हुए तमाम एक्सप्रेसवेज में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और वो रोज आए दिन मीडिया में और सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। सिर्फ प्लान कर लेने से कि साहब हम ये बना देंगे, उससे बात पूरी नहीं होती है। जो भ्रष्टाचार है वो खुलकर सामने आ रहा है और पैसे का जो मतलब खर्चा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप अपोजिशन हो तो मैं एक मशवरा देता हूं, हर महीने यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट जारी करो ना, अपने आप गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी। इसी काम के लिए जनता आपको चुनती है। हम लोग हर महीने यूटिलाइजेशन पर रिपोर्ट दो और देखो फिर आलोक अवस्थी कैसे नहीं सुनेंगे। आप लोग जारी करो। ओके, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, सर 60 सेकंड है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बजट से हम अर्थव्यवस्था को कहां पर आकलन कर सकते हैं। सरकार का क्लेम है कि अब इस वक्त जीडीपी स्टेट की जो है वो 27.51 लाख करोड़ की है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वीकनेसेस रही हैं, पिछले कई दशकों से लगातार हम वीकनेसेस में रहे हैं, हम उसको कैपिटलाइज करके ग्रोथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो या एमएसएमई सेक्टर हो, इन दोनों सेक्टर्स को हम कह सकते हैं 51 से लगातार मार्जिनलाइज किया गया है और उत्तर प्रदेश ग्रीन रिवॉल्यूशन का वर्स्ट विक्टिम बना है। आज अगर हम देखते हैं तो हम एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जो आत्मनिर्भरता के आधार पर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है जी। और यही कारण हम कह सकते हैं कि अगर विकसित भारत की कल्पना वहां कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में विकसित उत्तर प्रदेश की एक ये बड़ी जो है इसके साथ सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं सिद्धार्थ कलन जी, आलोक जी ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए, गो एड सर। ये भाषण 10 सेकंड में भाषण पढ़ देता हूँ। भाषण है, मान्यवर राजकोषीय सेवाएं, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर। मूल्य संवर्धित कर मतलब वैट। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,30,425 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ये आज के बजट में, ये भाषण में है, ये भाषण में है। पेज नंबर 32 सबसे पहली पैरा यही कह रहा है, यानी SGST और वैट ये सरकार ने जारी किया हुआ आंकड़ा है। पेज नंबर और मैंने जो कहा है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। माननीय वित्त मंत्री के भाषण के पेज नंबर 32 पर सबसे पहला पैरा जो है वो यही कहता है कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,30,425। अच्छा, वो कह रहे हैं मिसकोट हो गया होगा, वो कह रहे हैं मिसकोट हो गया होगा। नहीं, भाषण जो सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया है, मैं उससे हाँ नहीं हाँ, मैंने उसमें साफ कहा है ब्रजेश जी, वस्तु आप किस पेज नंबर पे है आलोक जी, आप इसको क्लैरिटी दो। आप जो पढ़ रहे हो किस पेज नंबर पे है आलोक जी, पेज नंबर बताओ। ये मेरे पास से जो सरकार के द्वारा जो जारी आंकड़े हैं, ये उसकी पुस्तिका में 5 नंबर विधानसभा में पढ़ा और यहाँ ग्राफिक के जरिए दिया गया है। वो ग्राफिक के जरिए यहाँ पे ये मैं पैन कर रहा हूँ, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा। अच्छा, कैमरामैन दोनों लोग का स्क्रीन सामने करो। एक आप बजट दिखाओ और एक प्रेस नोट दिखा रहे हैं, एक बजट में जो सदन में पढ़ा गया भाषण, ये आलोक जी प्रेस नोट बता रहे हैं। और अब सिद्धार्थ जी सरकार के द्वारा जारी किया हुआ आंकड़ा और सरकार के द्वारा जारी की पुस्तिका को मैं दिखा रहा हूं, क्या दिखा सरकार के द्वारा जो आंकड़ा दिखाइए स्क्रीन पे, हवा में नहीं है। आप उनको दीजिए, दिखाएं। आप पेज नंबर 32 दिखाओ मुझे। आज यही मैं दिखा रहा हूं, मैं फिर से दिखा रहा हूं। नहीं, इनका भी दिखाएं, पेज नंबर 32 दिखाओ। ये आप देख सकते हैं, इसमें विभिन्न मद दिए गए हैं टैक्स कलेक्शन के। ये उनका प्रेस नोट है। और आपका क्या है? पेज नंबर 5 है, हम जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और आपका क्या है? बजट का भाषण है। मैं पेज नंबर 5 बता रहा हूँ, जो किसने पढ़ा? ये डिजिटली जारी किया गया है, ये व्यय पुस्तिका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सरकार के आंकड़े मेरे अपने घर के आंकड़े नहीं है। तो प्रेस नोट सही है या बजट का भाषण सही है? अब ये सदन में पढ़ा गया है तो निश्चित तौर पर आप इसे गलत तो नहीं। ये जो नोट है ये सही है, इसको आप देखिए। और बजट भाषण भी इसी पे ही कहा गया। बहुत शुक्रिया। अब मैं संजय गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। संजय जी, अब माने कि सरकार ने बेटर अरेंजमेंट ट्रेडर कम्युनिटी के लिए किए, आप लोग को कुछ सुविधाएं मिली नहीं और इस बजट से आप बेहतर इकोनॉमी की उम्मीद करते हैं? गुप्ता जी देखिए, बजट मैंने बताया बाकी तो सब ठीक है। और जीएसटी कलेक्शन की जो बात हो रही थी, इधर साल के दिनों में कुछ महीनों से परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की घटी है, महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केट कमजोर हुआ है और जीएसटी का कलेक्शन उसी वजह से घटा है। और सारा बिजनेस एक कंपनी के हाथ में चला गया, जिसकी वजह से वो कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। इस पर देखना पड़ेगा कि वो कंपनियां के टैक्स की चोरी भी कर रही है। तो रियल एस्टेट सेक्टर के घटने से भी रियल एस्टेट सेक्टर इधर बहुत कमजोर पड़ा है। और टैक्स चोरी कौन कर रहा है गुप्ता जी? टैक्स चोरी कौन लोग कर रहे हैं?
एक विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के हाथ में बिजनेस चला गया है। आप देखें कि मार्केट में कस्टमर नहीं है। अरे विदेशी कहाँ से चोरी कर लेगा जी, उसका तो सब ऑनलाइन होता है। एक ही दो कंपनियां कर रही, विदेशी कैसे चोरी करेगा, सब ऑनलाइन होता है उसका। उन कंपनियों का मैकेनिज्म आप गवर्नमेंट के पास पकड़ने का कुछ नहीं है। किसके माध्यम से लॉजिस्टिक कैसे माल भेजती है, कैसे बिलिंग करती है, उनका सरकार के पास कोई नहीं रहता। जैसे हम लोगों के लिए ई-वे बिल भी अनिवार्य है, लेकिन उनके कोरियर से कौन सा माल वो भेज देते हैं किसी को नहीं मालूम पड़ता, और फिर उसके बाद बिल का वो क्या करते हैं। तो सरकार को इस दिशा में देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सेक्टर जो है कमजोर हुआ है, पॉइंट आपने मेंशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने अपने अपने मूल्यवान आज की परिचर्चा में विचार प्रस्तुत किए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।